हेलो फ्रेंड। हमने दक्षिण भारत के इतिहास के क्रम में कुछ राजवंशों के बारे में पहले देखा था जो संगम काल के रूप में था। संगम काल का जो टाइम पीरियड था वह 100 ईस्वी से लेके 300 ईस्वी तक था। और उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ और भी राजवंश थे जो संगम काल के बाद हम उनका उदय हो रहा था, हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो मैंने एक क्रम इसका बनाया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कुछ वंश थे। होता क्या है कि एक साथ किसी चैप्टर को ख़त्म नहीं किया जा सकता। मैं चाहूँ कि एक दिन में ही सभी दक्षिण भारत के जितने भी राजवंश हैं उनको पूरा कर दूं, तो ये संभव नहीं है भी, लेकिन समझ में नहीं आने वाला। तो अपन एक क्रम से पढ़ते हैं, भले ही 3 राजवंश के बारे में चर्चाएं हों, 4 वंश के बारे में चर्चाएं हों, पर एक क्लियरिटी होनी चाहिए और समझ में आना चाहिए। हम देखते हैं कि जो दक्षिण भारत का इतिहास था, मैंने संगम काल में ही बताया था कि अगर हम दक्षिण भारत के इतिहास को पढ़ते हैं उसे हम 2 भागों में बांट देते हैं। एक तो संगम काल के तरफ बांट देंगे और दूसरा जो है कुछ ऐसे राजवंश जिनको हमको आज पढ़ना है। तो संगम काल का जो टाइम पीरियड 100 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी तक था। और अब हम अगर कोई दक्षिण भारत के जो और राजवंश हैं, जैसे पल्लव वंश हो गया, इसके बाद राष्ट्रकूट हो गया, चालुक्य हो गया, है ना, जो भी राजवंश के बारे में चर्चा करेंगे उनका जो टाइम पीरियड है वह 500 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक है। अच्छा, एक चीज़ हम और देखेंगे कि यहाँ पे चौल वंश को हम दोबारा पढ़ेंगे। पहले हमने संगम काल में भी चौल वंश को पढ़ा था। तो चौल वंश का पहले पतन हो जाता है और इसके बाद फिर से दोबारा उदय होता है चौल वंश का, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं कि सबसे पहले हम पल्लव वंश को समझेंगे। तो पल्लव वंश जो है यह एक प्रमुख वंश था। ये आप मैप में देखिए, यहाँ पे प्रेजेंट टाइम का आपका तमिलनाडु है। ठीक है, पल्लव वंश जो था उसकी राजधानी कांची थी। इसे याद रखना है कि पल्लव वंश और जो पल्लव वंश था उसकी राजधानी कांची थी। ठीक है, तो हम पल्लव वंश के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पल्लव वंश, ये आप हमने हेडिंग बनाई है। और पल्लव वंश जो थे, जो भी पल्लव वंश के संस्थापक थे, उन्हें सिंह विष्णु के नाम से जाना जाता है। सिंह विष्णु के नाम से पल्लव वंश के संस्थापक को जाना जाता है। और इसकी जो टाइम पीरियड है वह 575 ईस्वी में है। 575 ईस्वी में इन्होंने पल्लव वंश की स्थापना की, इसीलिए इनको संस्थापक भी कहा गया। ठीक है, इसके बाद इन्होंने जो अपनी राजधानी बनाई, मैंने पहले ही बताया आपको कि कांची जो है पल्लव वंश की राजधानी थी। होता क्या है कि एग्ज़ाम में राजधानियाँ पूछ लेता है कि पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी, और आपका वातापी जो चालुक्य थे, वातापी के जो चालुक्य थे वहाँ की राजधानी क्या थी। राजधानियाँ हमें याद रहनी चाहिए और उसके संस्थापक। और आगे चल के हम देखते हैं कि उसके कुछ प्रमुख शासक होते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि पल्लव वंश जो था, ये आप मैप में देखेंगे, आपका पूर्व साइड है, ये पूर्व है, ये पूर्व है। मैं पहले भी एक बार आपको बताया था पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। हमने उत्तर भारत के प्रमुख राजवंशों के बारे में चर्चा कर ली है, चाहे मौर्य वंश, आपका गुप्त वंश, चाहे गुप्तोत्तर काल में अपन वर्धन वंश को देखें, है ना, सबके बारे में चर्चा की है। और आगे चल के हम देखते हैं कि जब दक्षिण भारत का जो इतिहास है, ये अब दक्षिण भारत का इतिहास है। यहाँ पे आप 2 पार्ट, अगर आपने संगम काल का वीडियो नहीं देखा हो तो आप पहले देख सकते हैं। मेरा वीडियो पड़ा संगम काल का, उसको पहले देख लेंगे, इसके बाद फिर आप इस वीडियो को देखते हैं, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो जो पल्लव वंश है ये सबसे पहले अपन पढ़ेंगे। मैंने क्रम भी यहाँ पे बना के रखा है कि सबसे पहले अपन पल्लव वंश को पढ़ेंगे, फिर दूसरे नंबर पे चालुक्य वंश को पढ़ेंगे। चालुक्य वंश की 3 शाखाएं हैं, उनको मैंने बांट दिया है। देखिए आप, पहला वातापी के चालुक्य, दूसरा वेगी के चालुक्य और तीसरा कल्याणी के चालुक्य। तो अगर आप यहाँ पे एक चीज़ और देखिए कि वातापी के चालुक्य जो लिखा हुआ है, तो यहाँ से ही थोड़ा सा आपको जानकारी मिलेगी कि अगर वातापी के चालुक्य हैं तो इसकी राजधानी वातापी होगी, वेगी के चालुक्य जो है इनकी राजधानी वेगी होगी, और कल्याणी के जो चालुक्य हैं इसकी राजधानी कल्याणी होगी। यहाँ से भी याद हो जाएगा हमको राजधानियाँ। और हमें पल्लव वंश की जो राजधानी है वो तो पता ही है कि कांची है। ठीक है, इसके बाद हम राष्ट्रकूट के बारे में देखेंगे, फिर हम देखेंगे चौल वंश के बारे में। चौल वंश का भी उदय होता है लगभग 900 ईस्वी में। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं कि पल्लव वंश के जो संस्थापक थे वह सिंह विष्णु थे। उन्होंने लगभग 575 ईस्वी में पल्लव वंश की स्थापना की। एक चीज़ और देखने को मिलती है कि जितने भी यहाँ राजवंश आपको देखने को मिल रहे हैं, सब आपस में लड़ाई कर रहे थे, युद्ध करते थे।
युद्ध या तो पहला साम्राज्य विस्तार के लिए इनका युद्ध होता था, या फिर धार्मिक चीज़ों को लेके। कोई राजवंश शैव धर्म को मानता है, दूसरा राजवंश वैष्णव धर्म को मानता है। क्योंकि हम यहाँ देखते हैं ज़्यादातर दक्षिण भारत के इतिहास में शैव धर्म और विष्णु धर्म को मानने वाले अधिक रहते थे। जैसे हम उत्तर भारत में देखते थे कुछ बौद्ध धर्म मानते थे, कुछ जैन धर्म मानते थे। इस तरह से हम दक्षिण भारत में देखते हैं कि कुछ शैव धर्म मान रहे हैं, कुछ वैष्णव धर्म मान। तो हमारे ये सिंह विष्णु जी थे, ये वैष्णव धर्म को मानते थे, ठीक है। और इन्होंने एक मंदिर का भी निर्माण करवाया था, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो संस्थापक थे वह पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे। इन्हें लगभग 575 ईस्वी में इन्होंने पल्लव वंश की स्थापना की। इसके बाद हम देखते हैं कि इन्होंने अपनी राजधानी कांची बनाई। मैं बता चुका हूँ पहले आपको, ये आप कांची जो वर्तमान में तमिलनाडु क्षेत्र में आती है। और इसके बाद इन्होंने बताया, क्योंकि ये साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, तो इन्होंने कावेरी नदी तक इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। और साम्राज्य का विस्तार करने के बाद सबसे पहले इन्होंने क्या किया, एक आदि वराह मंदिर का निर्माण करवाया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप ज़रूर याद रखेंगे कि आदि वराह मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया। तो आप कह सकते हैं कि पल्लव वंश के जो थे सिंह विष्णु, उन्होंने आदि वराह का मंदिर निर्माण कराया। यह विष्णु भगवान से संबंधित था, ठीक है, क्योंकि ये वैष्णव धर्म मानते थे। 2-3 चीज़ें अपन को, और ये किस स्थान पे है, तो यह ममलापुरम में है। तो ममलापुरम में जो है आपका आदि वराह मंदिर है, जो विष्णु जी से संबंधित है। और ये वैष्णव धर्म को मानते थे आपके सिंह विष्णु, ठीक है। इन्होंने एक मंदिर का, ये इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर याद रखना है कि आदि वराह का मंदिर किसने बनवाया था, सिंह विष्णु ने, जो पल्लव वंश के संस्थापक थे। और यह मामलापुरम में है। इसके बाद एक लेखक थे, या एक इनके दरबार में रहते थे, भारवी जो लेखक थे इनके दरबार में रहते थे। उन्होंने किरातार्जुनीयम, ये लिखा, किरातार्जुनीयम नामक एक किताब की रचना की, या बुक की रचना की। तो यह भी प्रश्न पूछा गया है कई बार कि किरातार्जुनीयम के जो लेखक हैं, जो रचयिता हैं, वो कौन है। तो भारवी हैं। और वो किनके दरबार में रहते थे, वह सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। तो यह भी अपन लोगों को याद रखना चाहिए, ठीक है। तो सिंह विष्णु के बारे में हम 2-3 फैक्ट याद रख सकते हैं कि इन्होंने पल्लव वंश की स्थापना की। इसके बाद इन्होंने अपनी राजधानी कांची बनाई। इसके बाद इन्होंने एक मंदिर का निर्माण कराया, वराह मंदिर का, जो ममलापुरम में स्थित है। और इसके बाद इनके दरबार में भारवी नामक एक लेखक रहते थे, कवि रहते थे, जिन्होंने किरातार्जुनीयम की रचना की। हमको सिर्फ यहीं तक सिंह विष्णु के बारे में जानना है। तो पल्लव वंश के जो पहले संस्थापक थे उनके बारे में अपन इतना जान लिए हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि पल्लव वंश के जो दूसरे प्रमुख शासक थे वह नरसिंह वर्मन प्रथम हैं। आप यहाँ देख सकते हैं नरसिंह वर्मन। हमको क्रम याद रखना है, किसी भी वंश को अगर हम पढ़ते हैं तो क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे और क्रम जरूर याद रखेंगे, ठीक है। तो नरसिंह वर्मन प्रथम जो थे ये पल्लव वंश के दूसरे प्रतापी शासक थे। और ये सर्वाधिक शक्तिशाली थे। इन्होंने ही जो चालुक्य वंश के शासक थे, पुलकेशिन द्वितीय, मैंने पहले एक बार हर्षवर्धन काल में बताया था कि पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन जो थे, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था नर्मदा नदी के किनारे। और इस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय की जीत होती है और हर्षवर्धन की हार होती है। हमको जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, ऐहोल अभिलेख से। फिर एक प्रश्न बनता है कि ऐहोल अभिलेख किसने लिखा है, तो आप बिल्कुल रवि कीर्ति द्वारा रचित ऐहोल अभिलेख ऐसा अभिलेख है जिसमें पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के युद्ध का विवरण है। और उसमें क्योंकि जो रवि कीर्ति थे वो हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे, तो उन्होंने ऐहोल अभिलेख में हर्षवर्धन की भी प्रशंसा लिखी है। और हर्षवर्धन और आपके नरसिंह वर्मन प्रथम के युद्ध जो हुआ था, ये हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का जो युद्ध हुआ था नर्मदा नदी के तट पर, उसका भी विवरण है। तो यहाँ पे पुलकेशिन द्वितीय की जीत हो जाती है और हर्षवर्धन की हार हो जाती है। तो हम देखते हैं कि जो नरसिंह वर्मन प्रथम थे पल्लव वंश के दूसरे प्रतापी, मतलब ये दूसरे नंबर के लेकिन सर्वाधिक शक्तिशाली थे। इन्होंने क्या किया, सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे और वातापी को जीतकर वातापी कुंड की उपाधि धारण की। तो ये है आपका वातापी, जहाँ पे चालुक्य वंश रहते थे, ठीक है ना। चालुक्य, मैंने 3 बात बताई थी कि चालुक्य 3 पार्ट हैं या फिर 3 शाखाएं हैं, वातापी, वेंगी और कल्याणी। तो हम वातापी को देखेंगे। इसको जीत लिए थे कौन, पल्लव वंश के नरसिंह वर्मन प्रथम वातापी को जीत लिए। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे, वातापी को जब जीते इन्होंने तो एक उपाधि धारण की थी, किसने, नरसिंह वर्मन प्रथम ने।
एक उपाधि धारण की थी, उस उपाधि को क्या बोलते थे, वातापी कोंड। तो यहाँ से एक चीज़ और आपको याद होती है कि वातापी को जीत लिए तो वातापी कोंड की उपाधि धारण कर ली, और किसने कर ली, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। अच्छा, जब ये वातापी कोंड की जो उपाधि इन्होंने धारण की तो इन्होंने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था, ठीक है, क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय यहाँ पे थे, चालुक्य वंश के थे। मैं पहले भी एक बार आपको बताया हूँ, जब मैं हर्षवर्धन या वर्धन वंश के बारे में जब अपना चर्चा कर रहे थे तब मैंने बताया था कि यहाँ पे चालुक्य वंश है जिसके पुलकेशिन द्वितीय। तो पुलकेशिन द्वितीय को इन्होंने जो नरसिंह वर्मन प्रथम थे, जो पल्लव वंश के थे, उन्होंने पुलकेशिन द्वितीय को हराया और वातापी जो चालुक्य वंश की राजधानी थी इसे उन्होंने जीत लिया, और अपने आप को गौरवान्वित करने के लिए उन्होंने अपनी जो उपाधि होती है वह धारण की, वातापी कोंड की। तो यह भी प्रश्न अगर पूछा जाता है कि वातापी कोंड की उपाधि किसने धारण की, तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने। क्योंकि उन्होंने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। और क्या ये कहाँ से सब कुछ पता चलता, ये होल अभिलेख से जानकारी मिलती, ठीक है। तो यह भी अपन को याद रहे। इन्होंने भी एक रथ मंदिर का निर्माण करवाया था, नरसिंह वर्मन प्रथम ने रथ मंदिर का निर्माण करवाया था जो महाबलीपुरम में स्थित है, ठीक है। तो किसने करवाया था रथ मंदिर का निर्माण, किस शासक ने करवाया था, किस वंश के थे, सब याद रखना है। तो नरसिंह वर्मन प्रथम जो पल्लव वंश के थे, इन्होंने महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण कराया था, ठीक है। और इन्हीं के शासनकाल में जब नरसिंह वर्मन प्रथम यहाँ पे हैं, ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम जब शासक थे, क्योंकि ये प्रमुख शासक थे, प्रतापी शासक थे, इन्होंने पुलकेशिन द्वितीय को भी हरा दिया। तो इन्हीं के टाइम में ह्वेनसांग भारत आए थे, ठीक है, ह्वेनसांग भारत आए थे। तो आप ये एक लाइन देखेंगे यहाँ पे कि इन्हीं के समय में ह्वेनसांग भारत आए थे, ठीक है। और कहाँ आए थे, भारत में कांची। एक बार मैंने बताया था कि हर्षवर्धन के टाइम पे भी हर्षवर्धन के टाइम में भी ह्वेनसांग आए थे, हर्षवर्धन के दरबार में। उत्तर भारत की मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद दक्षिण भारत में जब अपन आते हैं तो नरसिंह वर्मन प्रथम के दरबार में ह्वेनसांग भारत आए थे, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ और देखेंगे यहाँ पे, 10 कुमार एक ग्रंथ है, या उसको आप कह सकते हैं कि कोई बुक है 10 कुमार की, उसकी भी रचना इन्हीं के दरबार में हुई थी। और दंडी नामक जो कवि रहते थे, उन्होंने 10 कुमार की रचना की थी। दंडी एक लेखक थे जो नरसिंह वर्मन प्रथम जो पल्लव वंश के थे उनके दरबार में रहते थे, और उन्होंने 10 कुमार की रचना की थी, ठीक है। यहाँ से इतने फैक्ट अपन को याद रखने हैं। इसके बाद हम तीसरे नंबर पे चलते हैं। तो नरसिंह वर्मन द्वितीय, ये पल्लव वंश के अपन तीसरे शासक मान सकते हैं, ठीक है। तो नरसिंह वर्मन द्वितीय जो थे, इन्होंने कांची में, आप याद रखेंगे कांची कहाँ, पल्लव की राजधानी, कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाए थे। और राज सिद्धेश्वर नाम का यह मंदिर जाना जाता है आज की डेट में, राज सिद्धेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था किसने, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। और जो ये पहला मंदिर ऐसा मंदिर है, दक्षिण भारत का पहला मंदिर द्रविड़ शैली में बना हुआ है। द्रविड़ शैली, मैंने एक बार और आप लोगों को बताया था क्लास में कि जो नागर शैली होती है वह उत्तर भारत की ओर जो भी मंदिर या भवन के निर्माण होते हैं तो वह नागर शैली से होते हैं। और इसके बाद जब अपन दक्षिण भारत में देखते हैं कुछ मंदिरों का, क्योंकि हमने गुप्त वंश में ही देखा था कि मंदिरों के साक्ष्य मिल रहे हैं, तो गुप्त वंश में मैंने बताया था कि गुप्त वंश में जो भी मंदिरों के निर्माण हुए वह नागर शैली से हुए, ठीक है। और यहाँ पे जब हम दक्षिण भारत में आते हैं तो वहाँ पे जो है आपको द्रविड़ शैली याद रखना है, ठीक है, कि द्रविड़ शैली से ही जो मंदिरों का निर्माण होता था वह होता था। और पहला द्रविड़ शैली का जो मंदिर था वह कैलाश मंदिर है, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। और यह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय जो पल्लव वंश के थे, ठीक है। इसके बाद इनके बारे में इतना ही पढ़ना है। आगे देखते हैं कि जो वातापी के चालुक्य हैं, देखिए हमारे पल्लव वंश में हमने 3 पढ़े, सिंह वर्मन पहले सबसे पहले पढ़ लिया हमने सिंह विष्णु के बाद पढ़ लिया हमने नरसिंह वर्मन प्रथम, और इसके बाद हमने पढ़ा नरसिंह वर्मन द्वितीय। और इसके बाद हम पढ़ते हैं वातापी के चालुक्य, ये आप देख सकते हैं मैप में पश्चिम साइड, ठीक है ना, भारत के पश्चिम साइड चालुक्य वंश जो था उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वातापी के जो चालुक्य थे उसके संस्थापक थे जयसिंह। कभी कभी वातापी या बादामी कुछ भी आ सकता है, बादामी भी कहा जाता है और वातापी भी कहा जाता है। कभी कभी आता है बादामी के चालुक्य, कभी कभी देखने को मिलता है वातापी के चालुक्य। हमको कंफ्यूज नहीं होना है, हमको सब पढ़ के चलना है, ठीक है।
तो जो संस्थापक थे जयसिंह थे, वातापी के जो चालुक्य थे उसके संस्थापक जयसिंह थे और उन्होंने अपनी राजधानी वातापी बताई। बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि वातापी के चालुक्य की राजधानी वातापी, वेंगी के चालुक्य की राजधानी वेंगी और कल्याणी के चालुक्य की राजधानी कल्याणी थी। तो वातापी के जो चालुक्य थे उसकी जो स्थापना हुई थी वह जयसिंह के द्वारा की गई थी और जो राजधानी बनाई वह वातापी बना ली। इसके बाद उसके जो एक प्रमुख शासक आते हैं पुलकेशिन द्वितीय। यहाँ आप देखेंगे प्रमुख शासक पुलकेशिन द्वितीय। अब पूछा जाता है पुलकेशिन द्वितीय किस वंश से संबंधित थे, तो चालुक्य वंश संबंधित थे। ठीक है, यह भी याद रखना है, पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश से। यह सबसे प्रतापी शासक थे, प्रमुख शासक थे। इनके समय में जो इनकी जो जानकारी प्राप्त होती है वो ऐहोल अभिलेख से ही प्राप्त होती है। मैंने पहले ही बताया था कि जो नरसिंह वर्मन प्रथम थे इन्होंने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। ठीक है, और यहाँ देखेंगे आपके यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो पुलकेशिन द्वितीय थे इस वंश के सबसे प्रतापी, किस वंश के, चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी शासक थे और इनके संबंध में जानकारी ऐहोल अभिलेख से मिलती है। ऐहोल अभिलेख वही अभिलेख है जो हर्षवर्धन के काल में मैंने बताया था कि ऐहोल अभिलेख में ही हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का जो नर्मदा नदी के किनारे हुआ था उसका विवरण प्राप्त हुआ है। जो ऐहोल अभिलेख जो है रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया है। तो हमको 2-3 पॉइंट ऐहोल अभिलेख से याद रखना है। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था, इस बात को भी याद रखेंगे कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। ये आप हर्षवर्धन वाले काल के वीडियो में आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया, नरसिंह वर्मन प्रथम ने हराया, जो पल्लव वंश के थे। नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव वंश के थे, यहाँ के थे। और इसके बाद इन्होंने वातापी के जो चालुक्य थे पुलकेशिन द्वितीय, इनको हराकर किसकी उपाधि धारण की, वातापी कोंड की उपाधि धारण की। ठीक है, ये भी याद रखना है। इसके बाद पुलकेशिन द्वितीय के समय वेंगी के चालुक्यों का स्थापना हुई। तो जो पुलकेशिन द्वितीय थे यहाँ थे, इन्होंने कुछ भाग वेंगी का कुछ भाग जीता और यहाँ पे अपने भाई को, पुलकेशिन द्वितीय का भाई एक था जिसका नाम था विष्णुवर्धन, तो विष्णुवर्धन को यहाँ बिठा दिए कि आप यहाँ बैठो, विष्णुवर्धन। तो जो वातापी के चालुक्य थे पुलकेशिन द्वितीय थे, तो पुलकेशिन द्वितीय प्रमुख शासक थे। इन्होंने जो है वेंगी की भी नींव रखी, वेंगी में भी चालुक्यों की नींव रखी और उस अपने भाई को वहाँ भेजा जिसका नाम था विष्णुवर्धन। तो पुलकेशिन द्वितीय के जो अंतिम शासक माने जाते हैं, पुलकेशिन द्वितीय के अंतिम शासक वह कौन थे, कीर्तिवर्मन द्वितीय थे। इस लाइन को भी याद रखना है क्योंकि हमको पहले पहला शासक, इसके बाद प्रमुख शासक और इसके बाद आखिरी शासक, इतनी चीज़ें हमको याद रखनी है। तो पुलकेशिन द्वितीय क्या क्या किए, सबसे पहले ये बहुत प्रतापी शासक थे। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो इन्होंने हर्षवर्धन को हराया था जो हम गुप्तोत्तर काल में हमने पढ़ा था। और इसके बाद ये जो है पराजित हुए किससे, नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन जो थे वह किस वंश के थे, वह पल्लव वंश के थे और इन्होंने पुलकेशिन द्वितीय को हरा दिया था। ठीक है, और एक उपाधि धारण की थी जो वातापी कोंड के नाम से जानी जाती है। और देखते हैं आप कि सीधे सीधे ऐहोल अभिलेख हमको याद रखना है, ऐहोल अभिलेख में क्या क्या जानकारी है। और इसके बाद इस पुलकेशिन द्वितीय का जो अंतिम शासक था उसका नाम कीर्तिवर्मन द्वितीय था। इसके बाद हम वेंगी के चालुक्य के बारे में अगर थोड़ा सा जानना है कि इसके संस्थापक थे विष्णुवर्धन, जो मैं बताया कि आपके पुलकेशिन द्वितीय के भाई थे विष्णुवर्धन। और इन्होंने अपनी राजधानी क्या बनाई, वेंगी, जो आज की डेट का आंध्र प्रदेश है। तो मैंने आज आप लोगों को कुछ वंश के बारे में बताया। अब ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाता है तो क्रम से भी थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे भी पढ़ेंगे, लेकिन समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो पहले मैंने बताया पल्लव वंश, इसके बाद मैंने चालुक्य वंश के बारे में बताया जो वातापी के चालुक्य और वेंगी के चालुक्य। और कल हम पढ़ेंगे कुछ कल्याणी के चालुक्य, राष्ट्रकूट और चोल वंश। हिस्ट्री को क्रम से ही पढ़ना है, क्रम से पढ़ेंगे तो याद रहती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और इसका टाइम पीरियड भी आप याद रखिएगा, 500 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।